हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 17 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल जो होगा एचपीवी वैक्सीन के बारे में, दूसरा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में, तीसरा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के बारे में, और चौथा आर्टिकल आपका ग्रीन इंडियन बस्टर्ड के बारे में, और पांचवा और लास्ट आर्टिकल हमारा होगा सोडियम आयन बैटरी के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हुए जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, एचपीवी वैक्सीन के बारे में देखो, यहाँ पे पहले तो पिक्चर देख लीजिए। ये है एचपीवी वैक्सीन। ये आपकी क्या है, इंजेक्टेबल है। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन से आपके बॉडी में ट्रांसफर की जाती है। आपके इम्यून सिस्टम को ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, पढ़ते हैं ये न्यूज में क्या है। देखो जो एक वैक्सीन ये है, क्या नाम ये वैक्सीन है, सर्वावैक। ठीक है, जो ये नाम है सर्वावैक। ये वैक्सीन डेवलप की है किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसने प्रोडक्शन किया था, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया था। किसका, आप बताइए जल्दी। ये प्रोडक्शन किया था आपके कोरोना की वैक्सीन का। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके आधार होने वाला आपके मेन हेड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका क्या किया है, डेवलपमेंट किया है, जिसका नाम है सर्वावैक वैक्सीन। ठीक है, इसको अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ड्रग्स की को कंट्रोल करता है कौन है, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई। डीजीसीआई ने इसको क्या है, ऑथोराइज कर दिया, ऑथोरिटी दे दिया कि मार्केट में आप इसको सप्लाई कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से न्यूज में आया। तो हमारे लिए काम की चीज है एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन क्या है, क्या काम है इसके, ये हम डिस्कस करते हैं। तो एचपीवी वैक्सीन ये बताया जा रहा है कि इंडिया में पहली क्वाड्री वेलेंट ह्यूमन पालीमोवा वायरस वैक्सीन है। ठीक है, जिसे डिजाइन किया गया है जो वुमेन्स के अंदर जो उनका प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव वो होता है, सिस्टम होता है, उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर जब डेवलप हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में इसको काम में लिया जाता है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इंडिया की पहली आपकी क्यू एच पी वी यानी कि क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पालीमो वायरस वैक्सीन वैक्सीन है। ठीक है, अब क्वाड्रीवेलेंट आपकी वैक्सीन किसे बोलते हैं, ये इसको बोला जाता है कि जब बॉडी के जो इम्यून सिस्टम को हमें फॉर एंटीजेंस, चार एंटीजेंस वायरस या मार्को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट स्टिमुलेट करना हो, यानी कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमें स्टिमुलेट करना होता है किसी एंटीजेंस के लिए, आपके वायरसेस के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे आपकी बॉडी को खतरा होता है। तो उस केस में आपके जैसे कि यहाँ पे जो क्वाड क्वाड का मतलब यहाँ पे चार से क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जाता है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो वायरस से लड़ सके। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में टोटल 79 मिलियंस अमेरिकन को ये बीमारी होती है, जो वुमेन्स में जो बीमारी होती है, जबकि 14 मिलियंस की हर साल क्या नाम नए केस निकल के आते हैं। 14 मिलियन हर साल नए केस निकल के आते हैं, उसमें 90% जो सर्वाइकल कैंसर के जो होते हैं वो एचपी वायरस की वजह से होते हैं। और ये बोला गया है इसमें 90% जो है यहाँ पे आंकड़ा दिया गया, बोला गया है अगर 11 से 12 ईयर की एज में दो डोज इसकी ले ली जाती है, लगभग 90% वायरस को इसको रोका जा सकता है। इसमें बोला गया 90% ऑफ एचपीवी केसेस आपके नेचुरली क्लियर्ड हो जाएंगे 2 साल के अंदर, यानी कि वो वायरस का जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा बॉडी के अंदर से, अगर आपका ये डोज दो डोज ले ली जाती है। ठीक है, अगर थोड़ी फैक्ट्स की बात करें, 90% जो है इस वायरस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एचपीवी वायरस की जो कैंसर क्रिएट करता है उससे प्रोटेक्ट किया 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 जा सकता है 90% लोगों को, 90% पॉपुलेशन को। और अगर इसकी वैक्सीन जो है लगवाते हैं तो लगभग 6 टाइप के कैंसर से आपकी बचाव कर सकती है। देखिए कितनी इफेक्टिव ये वैक्सीन है। ठीक है, और ये बोला गया है कि हर चार में से वो पांच में से चार आदमी को ये वायरस आपका कांटेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये वायरस होता है, कहाँ पे होता है। देखिए ये जो आपका ये पार्ट दिखाया गया, पिक्चर दिखाई गई, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आपकी क्या है, आपका ये आपका सर्विक्स है। सर्विक्स वो पार्ट होता है, यानी कि वो एक तरह से कांटेक्ट होता है, बीच में एक तरह का ब्रिज होता है आपका, क्या नाम आपका वोम्ब का, जो आपकी यूट्रस होती है, यूट्रस और आपका जो ये वजाइना होता है, फीमेल का वजाइना होता है, वजाइना और यूट्रस को आपको कनेक्ट करता है, आपका कौन, सर्विक्स कनेक्ट करता है। ठीक है, सर्विक्स जो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ही ये आपका कैंसर का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, अब जो इसमें सेल्स होती है, अगर आपकी जो नॉर्मल सर्विक्स सेल्स होती है वो इस टाइप की आपकी दिखेगी, नॉर्मल सर्विक्स सेल। मगर जब इसमें कैंसर डेवलप हो जाता है अर्ली स्टेज में, थोड़ा सा फैलाव, देखिए यहाँ पे आप देख लोगे कैंसर का थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ी सी स्टेज आपको दिख रही फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, जब आपकी आप
आपकी मिडिल स्टेज या लेट स्टेज में पहुंच जाता है, कैंसर जो है पूरी सेल में आपका फैल जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा फैल गया है यहाँ पे कैंसर। ठीक है, इस तरह से ये आपका सर्विक्स में कैंसर के टिश्यूज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, और जो लास्ट स्टेज चलते हैं पूरी तरह से आपका सेल्स में फैल जाता है और दूसरे पार्ट में भी फैल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और कि भाई कैसे फैलता है, किस वजह से फैलता है। जो सर्वाइकल कैंसर है आपका, जो फीमेल में फैलता है, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। यानी कि आपका जब आदमी क्या है कि आपका मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, तो अगर आपका ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है तो ये आपका फीमेल में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये जो जिस टाइप का कैंसर है आपकी किसी सर्वाइक्स की जो सेल्स होती है उनमें फैलता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि लोअर पार्ट जो होता है वो कनेक्ट करता है वजाइना को यूट्रस से। ठीक है, तो सर्वाइक्स कौन सा है कि लोअर पार्ट ऑफ वजाइना का, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस जो वजाइना कनेक्ट करता है, ये वाला आप बड़ी पिक्चर में आप इसको देखिए, ये वाला ये आपका क्या हो गया, पूरा आपका यूट्रस हो गया और ये आपका पार्ट हो गया वजाइना का। ठीक है, ये आपका वजाइना हो गया लेडी का, और ये आपका यूट्रस हो गया, ये वोम्ब होगी जिसमें बच्चा पलता है। ठीक है, यूट्रस होगा, यूट्रस हो गया आपका। ठीक है, और ये जो पार्ट होगा आपका, ये आपका होगा सर्वैक्स होगा। ठीक है, तो अब इसमें कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक, कैंसर जब डेवलप हो जाएगा तो फैलने लगे, देखिए यहाँ पे ये फैल गया, इस तेजी में बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये इसमें बोला गया है। ठीक, अगर इसके थोड़े से और बात जान ले इसके बारे में कि ये लॉन्ग टर्म अगर इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी इस वायरस की वजह से हो रहा है। और ये बोला जाता है कि सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर है, कि वीमेंस के अंदर, लोगों के अंदर सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर की फॉर्म है। ठीक है, और ये डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। किसकी, रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन होती है, कौन सी एज होती है, 15 से लेकर 40 44 साल की या 45 साल तक की जो एज होती है वुमन की, रिप्रोडक्टिव होती है। रिप्रोडक्टिव मतलब इस एज के अंदर कोई भी वुमन, कोई भी लेडी अब बच्चा पैदा कर सकती है। तो इस एज में ज्यादा आपका इंटरकोर्स होगा, इंटरकोर्स इसी एज में होगा। जब इंटरकोर्स इस एज में होगा, और हमने ये पढ़ा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जब आदमी सेक्स करेगा तो ये ट्रांसमिट होने के चांस ज्यादा बने रहते हैं। तो इस मतलब इस एज में ही आपके लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बोला गया कि जो एचपीवी वैक्सीन है वो कई टाइप के आपके कैंसर्स को रोकती है। दूसरा यहाँ पे अगर एचपीवी वैक्सीन आपके यंग एज में ले ली जाती है, तो ये जो क्या नाम किस वजह से जो दी जाती है, तो उसके बेनिफिट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। ये प्रोटेक्ट करती है चिल्ड्रंस को क्या है कि आपके जो आपका वायरस से एक्सपोज होने से प्रोटेक्ट करती है। दूसरा ये आपका क्या करेगी, जो आपका ये इम्यून सिस्टम को डेवलप कर देगी बच्चों का, ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह का आपका इन्फेक्शन उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, इन्फेक्शन इंटैक्ट रहेंगी ये लेडी या कोई भी आदमी। ठीक है, जो एचपीवी वैक्सीन बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंदर इसका मतलब प्रोसीजर होता है जब इसको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, कनाडा में इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक, तो यही इसमें समय बोला गया है कि एचपीवी वैक्सीन जो है बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे अगर ये फैक्ट की बात हुई कि 75% जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि एक्टिव जो लोग होते हैं उनको ये एचपीवी वायरस जो है कांटेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया में किस तरह की कंडीशन, किस तरह का स्टेटस है सर्वाइकल कैंसर का, तो ये बोला गया है वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जो उसकी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, उसने बोला कि इंडिया में लगभग 20% यानी कि 1/5 हो गया ना। ग्लोबल में अगर ग्लोबल में 100 केसेज है तो उसका 20% कितना हो गया, यानी कि 1/5, यानी कि 1/5 ऑफ 100, यानी कि 20% आपका इंडिया के अंदर केसेस मिलते हैं। कितने केसेस मिलते हैं, ए 1.3 लाख प्लस। यहाँ पे तो 1.3 लाख है, पर हम ये मान के चलते हैं मोटा मोटा कि 1.3 लाख केसेस आपके सर्वाइकल कैंसर के मिलते हैं, जिसमें से 67,000 फैटिलिटीज हर साल देखने को मिलती है। यानी कि सर्वाइकल कैंसर के जो पेशेंट होता है वो 67,000 पेशेंट तो हर साल सर्वाइकल कैंसर से मर जाता है। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है कि इंडिया की अगर हम बात करें, नए जो सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस निकलते हैं इंडिया में 1,32,000, और जो कि वर्ल्ड में 4,93,000 के लगभग, और इंडिया 27% जो नए सर्वाइकल कैंसर के केसेस में कंट्रीब्यूट करता है, और जबकि वर्ल्ड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो 73% कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे अगर बात करें डेथ की, तो इंडिया में 74,000 डेथ लगभग हो जाती है, और वर्ल्ड में 2,73,000 यहाँ पे डेथ हो सकता है थोड़ा ये डाटा पुराना हो, क्योंकि यहाँ पे 67,000 डेथ लिखी है, यहाँ पे 74,000 डेथ लिखी है। ये पुराना डाटा हो सकता है, क्योंकि अभी जो वैक्सीन आ चुकी है तो उनके उससे ऑब्वियसली डेथ कम ही होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो
1.3 लाख जो इंडियन फीमेल्स है वो डायग्नाइज होती है हर साल आपका क्या नाम ये सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से। और 1 आउट ऑफ एवरी 2 मेन डाई सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। देखिए कितनी भयंकर ये बीमारी है, भगवान किसी को बीमारी ना दे। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होता है। जो पेल्विक पेन्स होना शुरू हो जाता है, पेल्विक पेन्स मतलब जो ये आपका ये वाला पोर्शन है आपका, ये आपके हिप्स के ऊपर का जो पोर्शन है इसमें पेन रहेगा आपका। ब्लीडिंग होगी, वजाइना से ब्लीडिंग होगी, वेजिनल डिस्चार्ज निकलेगा, व्हाइट डिस्चार्ज निकल सकता है या और किसी कलर का, ठीक है। और जो आपके सिम्टम और कुछ कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है अगर आपको कैंसर है तो उस वो सर्वाइकल कैंसर है और ये सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं तो ये मतलब ऐसा नहीं कि ये देखने को मिलेंगे, ये रेयर हो सकते हैं। जैसे बोवल या ब्लडर आपके इसका इश्यूज आ सकता है जो कि यहाँ पर होता है। बैक पेन हो सकता है आपको, बॉडी में आपका बैक पेन हो सकता है, कमर का पेन हो सकता है और लेग्स में स्वेलिंग की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। अगर वैक्सीन की बात करें अब तक कौन सी वैक्सीन दी जा रही थी, जैसे कि आपका गार्डासिल 9 ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाती, सर्वारिक्स ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाती। मगर प्रॉब्लम क्या थी, ये वैक्सीन जो थी ये बहुत ज़्यादा महंगी थी, कॉस्टली थी। तो अभी क्या हुआ है इंडिया के अंदर, आप जानते हो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे आपकी हाई एफिशिएंसी वाली वैक्सीन और लो कॉस्ट वाली वैक्सीन ही ज़्यादा कारगर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये डेवलप की है जो आपकी HPV वैक्सीन है। तो ये आपकी बहुत ही कम कॉस्ट की वैक्सीन है जो कि बहुत ज़्यादा एफिकेसी के साथ ये सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस यही है कि आपके एंटीबॉडीज को डेवलप कर देगी, जो HPV वायरस है उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी डेवलप कर देगी, ताकि जब आप डोज ले लोगे ताकि वो वायरस अगर आपके बॉडी में एंटर करता है तो उसको पहले से ही वो ट्रीट कर सके, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इसमें जो गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पे आपके इसमें एफर्ट चला सकेगी, ऐसे इनिशिएटिव चला सकेगी। अब ये वैक्सीन बन चुके हैं, लार्ज स्केल पे इसको पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सकेगी। अब इसका फ़ायदा यही है कि बहुत कम कॉस्ट की है, बहुत कम कॉस्ट की है तो इसे आसानी से हर आदमी को जिनको ये बीमारी है या जूझ रहे हैं या कोई भी नई बीमारी बीमारी भी नहीं है तो 11 से 12 उनकी एज की जो महिलाएं होते हैं आदमी होते हैं उसमें ये इनको ट्रीट किया जा सकता है अगर उनको 2 डोज दे दी जाए। अभी तक क्या आती है क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन जो गार्डासिल वैक्सीन थी जिसको मर्क्स कंपनी बनाती है, और बाइवेलेंट वैक्सीन सर्वारिक्स जो वैक्सीन थी ये GSK जो आपकी कंपनी इसको बनाती है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से तो हर आम आदमी को इसे जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इसे मिक्स नहीं किया जाता था, मगर अभी क्या हो गया कि ये बहुत सस्ती होगी तो इसे आसानी से गवर्नमेंट जो है लार्ज स्केल पर प्रोक्योर कर सकती है, प्रोक्योर करके और जो हमारी 50 मिलियन गर्ल्स पॉपुलेशन है जिनको ये बीमारी से निजात दिलाया जा सकता है, 9 साल से 14 साल की उम्र में उनका वैक्सीनेशन किया जा सकता है। और इसको बहुत ही लार्ज यानी कि ये बहुत ही हाई लेवल पे एक्सट्रीमली इफेक्टिव बताई जा रही है। और इसको जो पहला जो आपका जब लेडी आपका जो पहला सेक्स करती है यानी कि कोई भी लेडी हो कोई भी लड़की हो पे सेक्स करने से पहले उसको अगर ये वैक्सीन दी गई है, डोज दी गई है तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगी, ठीक है। अगला आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में। देखिए क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लॉन्च की जिसका नाम था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे एज ए केमिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। तो ये इस नाम से आपकी वो की, ठीक है। इनके बारे में देखिए पहले तो पिक्चर देख लीजिए, ये है आचार्य प्रफुल्ल रे, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया, ठीक है। जो इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1861 में हुआ था, जो इनकी डेथ हुई थी 16 जून 1944 में हुई थी। लगभग 84-85 साल के हो गए मरे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री तो बोला ही जाता है, हमने पिछली स्लाइड में इनके जन्म और मरण के बारे में भी जान लिया था। और ये भी जान लिया था कि इंडियन साइंटिस्ट थे, मगर ये नहीं जाना था टीचर भी थे। तो ये टीचर भी थे, इंडियन साइंटिस्ट के साथ साथ ये टीचर भी थे। और इनको बोला जाता है कि पहले मॉडर्न इंडियन केमिकल रिसर्चर्स थे इंडिया के, ठीक है। इन्होंने इन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में एजुकेशन ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया में आगे प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता में पढ़ाने लगे और उसके बाद आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी जो डिस्कवरी मानी जाती है, इन्होंने एक स्टेबल कंपाउंड की जो डिस्कवरी की जिसका नाम था मर्क्यूरस क्लोराइड। 1895 में इन्होंने डिस्कवरी की और जिसका फॉर्मूला होता है HgNO2, ठीक है। इसको बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, इस चीज से खुश हो गए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी क्योंकि उस वक्त तो आपका अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो इन्हें सम्मानित किया गया। इनको जो टाइटल दिया गया इंपीरियल टाइटल दिया गया CIE का कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, यानी कि इंडियन एम्पायर का जो कंपेनियन थे उसका टाइटल दिया
गया, यानी कि आपका फिर नाइटहुड भी दिया गया। कौन सी ईयर में? 1919 में इन्हें नाइटहुड दिया गया। 1920 में ये इनको इलेक्ट क्लियर कर लिया गया। किसके लिए? जनरल प्रेसिडेंट। और किसके लिए? इंडियन जो साइंस कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट किस फॉर्म में थे? इन्होंने जो बंगाली कम्युनिटी थी उनको बोला कि जो भी आपके इंटेलेक्चुअल्स है वो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाए और जिसमें केमिकल प्रोड्यूस करे, जिससे दवाइयाँ बनाई जा सके और किसी चीज़ में इनका यूज हो सके। तो इन्होंने पहली जो इंडियन ने कंपनी खोली, और बंगाल की सबसे पुरानी कंपनी, इंडिया की सबसे केमिकल कंपनी, जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क, जो कि 1901 में इन्होंने स्टैब्लिश की थी। ठीक है, केमिकल फर्म थी। ट्रू नेशनलिस्ट थे। ये रेशनलिस्ट भी थे, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। और इरेशनल जो आपकी सोशल एविल्स थी, सोशल प्रैक्टिसेस थी, उनको ये आपका विरोध करते थे। गवर्नमेंट ने इनके नाम से, यानी कि इनकी जन्म तिथि को, यानी कि इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए पोस्टेज स्टाम्प भी लॉन्च किए, जो कि 2 अगस्त 1961 में इनका क्या नाम जन्म हुआ था, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के बारे में। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई है, रिलीज की गई है, उसने ये बोला है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2023 में वो चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर पाएगी, यानी कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अभी बताइए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अभी इंडिया की पॉपुलेशन है 1.408। ठीक है, इतनी इतने बिलियन पॉपुलेशन है, और जबकि चाइना की पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन। ठीक है, तो ये आपकी चाइना की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, ये आपकी इंडिया की पॉपुलेशन होगी। तो ये पॉपुलेशन आपकी चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर जाएगी। कहने का मतलब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगी, ये बोला गया है, जो कि बहुत दुख की बात है कि हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये फिगर जो है दिखाए गए, ग्राफ दिखाई, ये दिखाएगी, ये इंडिया की पॉपुलेशन थी 1950 में। देखिए आपकी कितनी सी पॉपुलेशन थी? 45,07,021 थी। और जबकि चाइना की पॉपुलेशन थी 54,38,709 थी। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन जाती, अब इंडिया की पॉपुलेशन देखो कैसे बढ़ती हुई जा रही है। ये बढ़ते बढ़ते आपकी यहाँ पे 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन आपकी 1.425671 हो जाएगी। चाइना की पॉपुलेशन 1.428, सॉरी, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, यहाँ पर सरपास कर पाएगी 2023 में ये। ठीक है, और 2021 में इंडिया, जो चाइना की पॉपुलेशन डाउन जाएगी, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ के डाउन जाएगी, मगर उतनी डाउन नहीं जाएगी। फिर भी हम 2100 जब ईयर आएगा, तो तब भी हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया, थोड़ा सा आगे और बढ़ते पढ़ते हैं कि जो आपकी यूएन की पॉपुलेशन डिवीजन की जो आपकी ब्रांच है, उसने क्या बोला है, जो डब्ल्यूपीपी है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 है, उसने ये बोला है। ठीक है, ये आपकी बाई एनुअल रिपोर्ट है, जो कि 1951 से आपकी रिलीज की जा रही है। हर साल ये क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते रहते हैं। रिवाइज करके उसमें से फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट और इंटरनेशनल माइग्रेशन की जो आपका डाटा होता है, उसको इसमें अपडेट करके उसको रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया कि देखो यहाँ पे ये ग्राफ यही कर रहा है, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन को दिया। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1950 में थी 2.48, और जबकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी 2020 में 8 बिलियन, और यहाँ पे आपकी 2050 में कितनी हो जाएगी? 9.7, और 2080 में हो जाएगी 10.4, और 2000 आपके 2100 में हो जाएगी 10.36, यानी कि थोड़ा स्टेबल हो जाएगी। और जबकि इंडिया की पॉपुलेशन ये रही, चाइना की पॉपुलेशन डाउन चली जाएगी। ठीक, यहाँ पे बताया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या क्या फाइंडिंग्स थी इसमें। बोला है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपकी थोड़ी डिक्लाइन करेगी, मगर उतनी डिक्लाइन नहीं करेगी जितनी करनी चाहिए। वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे डिक्लाइन करेगी? 8.45 होगी 2030 में, 9.7 बिलियन होगी 2050 में, और 10.4 होगी आपकी 2100 में। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया पिक्चर। ठीक है, और 2020 में जो ग्रोथ रेट है, ग्लोबल ग्रोथ रेट है, वो 1% पर ईयर आपका डाउन करेगा 1950 तक। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कंट्रीज की, स्पेसिफिक कंट्रीज की बात करें, कंट्रीज वाइज बात करें, तो जो रेट है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। और जो सबसे ज्यादा जहाँ पे आपका ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, वो कौन कौन सी कंट्रीज है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, और आपका यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये सब 8 कंट्रीज में आपका सबसे ज्यादा आपका क्या है, 2050 तक ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगा। जबकि जो 46 लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट
फास्टेस्ट ग्रोइंग आपकी पॉपुलेशन वाली कंट्री होगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है आपको उनको अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे यही बताया गया है इसमें। और आप अगर बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो इसमें बोला गया है कि जो वो आपकी एल्डर्स जो है बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ेगी। ग्लोबल पॉपुलेशन 60 प्लस वालों की जो है बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 10% आपकी बढ़ जाएगी, 10% से हो जाएगी। 2022 में 10% है, और जो 2050 तक की आपकी कितनी हो जाएगी? 16% हो जाएगी, यानी कि 6% बढ़ जाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात करें, यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है, यहाँ पे आपकी फर्टिलिटी रेट जो है क्या है, ये इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉरी, ये बोला गया कि सस्टेनेबल आपका, सॉरी, इंक्रीज नहीं, ड्रॉप देखने को मिलेगा। फर्टिलिटी रेट है, सस्टेनेबल ड्रॉप इन फर्टिलिटी लेड टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन। 25 से 64 ईयर की जो एज की पॉपुलेशन होगी उसमें इनकी देखने को मिलेगा, किस वजह से? फर्टिलिटी रेट में ड्रॉप की वजह से। और ये जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, एक टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी होगी, ये लंबे टाइम तक आपका सस्टेन नहीं रह पाएगा। ये कुछ ही साल यानी 20-25 साल के लिए सस्टेन रहेगा। इसको अगर हमने यूज कर लिया तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा आपका डेमोग्राफी। इंटरनेशनल माइग्रेशन बहुत बड़ा आपका रीजन बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ में। यहाँ पे यही बोला गया है कि आपका जो हाईएस्ट इनकम कंट्रीज है, हाईएस्ट इनकम वाली कंट्रीज है, वो 2000 से 2020 के बीच में जो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिली है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इंटरनेशनल माइग्रेशन। और वो कहाँ से? आपकी लीस्ट डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज से आपका डेवलप कंट्रीज में ये माइग्रेशन देखने को मिला है। ये बोला जा रहा है कि सोल ड्राइवर ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो हाई इनकम कंट्रीज है उसमें सोल ड्राइवर देखा गया, यानी कि मेन रीजन है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन के। वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पर देखिए पिक्चर में 1 बिलियन थी 1804 में, 2 बिलियन होगी 1907 में, 3 बिलियन 1959 में, 4 बिलियन 1974 में, और 87 में आपकी 5 बिलियन। तो कितनी तेजी से यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी बढ़ रहा है। 2022 में आपकी 8 बिलियन हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इंडिया के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि इंडिया के यहाँ पे पिक्चर में देखिए कि जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो फॉल हुआ है। 2022 में 2.1 है, और 2050 में 1.78 हो जाएगा, और 2100 में आपका हो जाएगा 1.69, यानी कि इसका फॉल देखने को मिल रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट का, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर अभी जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत दुखद आंकड़े हैं। इंडिया का ग्रोथ रेट आपका 2.3 जो 2072 में था, ये ड्रॉप हुआ है। 1% ड्रॉप देखने को मिला है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो आपकी वुमेन है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन कर सकती है, आपका 15 या 14 साल से लेकर 39 साल की एज में जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, उसमें वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है आपका, उसकी उसमें कमी देखने को मिली है। यहाँ 5.4 से आपका 2.1 देखने को मिली है। तो इस वजह से क्या बोला जा रहा है कि इसने आपका रिप्लेसमेंट जो फर्टिलिटी रेट है उसको अचीव कर लिया है इंडिया ने। ठीक है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कितना है आपका? 2.51। यहाँ पे 2 पॉइंट वो सॉरी 51, ये है इंडिया का रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। तो उसको अचीव कर लिया इंडिया ने, तो जो कि अच्छी बात है। मगर यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन फिर भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन में जो कंट्रोल है उतना देखने को नहीं मिला जितना कि आपका चाइना ने कंट्रोल किया है। फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्लाइन हुआ है। किसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है वो? क्योंकि आपके हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है, आपकी एडवांस मेडिसिन आ चुकी है, उसकी वजह से आपका क्या है कि जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कितनी हो गई है जल्दी बताइए? इंडिया की वो हो गई है 70.19 ईयर्स। इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अभी की फिलहाल की जो रिसेंट आंकड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो किस तरह से यहाँ पे बढ़ती जा रही है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल आया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्यों आया है। देखिए अभी क्या हुआ, गुजरात में जो ग्रेट इंडियन फीमेल की पॉपुलेशन है केवल 4 रह गई। देखो कितनी दुख की बात है कि केवल 4 फीमेल रह गई। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सिर्फ 4 फीमेल पॉपुलेशन रह गई है। ठीक है, 2018 में जो आपकी पॉपुलेशन थी वो 150 थी, जिसमें से 122 आपकी राजस्थान में थी, लगभग 25 से 30 के बीच में आपकी गुजरात में थी। और 2018 से सिर्फ 4 साल में घट के सिर्फ 4 रह गई है। यानी कि 2018 में कितनी थी आपकी? ये 25 से 30 थी, हम मान लेते 30 थी। और 2022 में कितनी रहेगी? 4 रहेगी। लगभग कितनी खत्म हो गई है? 26, 25 से 26 खत्म हो गई है। किस वजह से खत्म हुई है उसके बारे में हम जानेंगे, मगर इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का आपका स्टेट एनिमल है। ये इंडिया के अंदर मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड उसमें आता है। वर्ल्ड के अंदर ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, और जबकि इंडिया के अंदर मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड के अंदर आता है। ये आपकी क्या है, एक तरह का
हेल्थ बताता है ग्रासलैंड की, जो इको ग्रासलैंड इकोलॉजी उसकी हेल्थ को डिफाइन करता है। ये आप ग्रासलैंड की स्पीसीज है क्योंकि ग्रासलैंड में पाई जाती है। आपका ग्रासलैंड खत्म हो गए तो इसकी वहाँ की जो डिग्रेडेशन की वजह से इनकी पॉपुलेशन भी खत्म होती जा रही है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में ही ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, राजस्थान गुजरात में ही देखने को मिलती है। मगर अब से आगे तो सिर्फ राजस्थान में ही थोड़ा देखने को मिलेगा कि गुजरात में चार रह गए कुछ दिनों में। ऐसा लग रहा है कि चार भी खत्म हो जाएंगे। और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है इंडिया में इनकी पॉपुलेशन? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे पिक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1969 में ये 1260 थे, 1978 में 745, 2001 में 600, 2006 में 300 से कम, और 2018 में आपके 150 से कम, और 2020 में अब आपके ये कितने रह गए हैं? यहाँ पे आपका एक सौ डेढ़ सौ से बहुत कम रह गया, यानी कि 122 से भी कम रह गया। तो कितनी पॉपुलेशन की डाउन चली गई। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात का एरिया हो गया। ठीक है, ये महाराष्ट्र में थोड़े देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ कहाँ इंडिया में देखने को मिलते हैं, सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही नहीं, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते हैं। अब इनको थ्रेट क्या क्या है? द कोलिजन हो जाता है, इलेक्ट्रिकेशन हो जाता है, यानी कि जो आपकी बिजली की तारें होती है, हाई टेंशन वाली तारें होती है, उनसे टकरा जाते हैं, जब ये उड़ते हैं तो उनकी ये डेथ हो जाती है। इनकी हंटिंग की जाती है, ज़्यादातर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग की जाती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा विलुप्त हो जा रहा है। हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। जो ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, वहाँ पर उनका डिग्रेडेशन होता जा रहा है ग्रासलैंड का। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता जा रहा है, वहाँ पे जो खेती है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, पुअर लैंड यूज पॉलिसीज भी एक रीजन है, और पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का यूज से भी इनके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इनकी डेथ हो रही है। अगर इनकी बात करें कि जो गुजरात में कहाँ पे इनका जो ये आपका इलेक्ट्रोक्वेशन देखने को मिलता है, आपका नूलिया में और आपका कोठारा में। यहाँ पे दो साइट्स है जहाँ पे इनका इलेक्ट्रोक्वेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सजेस्ट किया गया है कि जो हाई टेंशन वायर है इन्हें अंडरग्राउंड कर दिया जाए। ठीक है, इनके प्रोटेक्शन की बात करें, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में आता है, और एमसीएस में अपेंडिक्स 1 में आता है, और आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इनको प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये आपका ये पाकिस्तानी आपके पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने इसका शिकार किया हुआ और फोटो खिंचवाया हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसका किस तरह से, और आपका अगर इसके मेजर्स की बात करें कौन कौन से मेजर्स लिए गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम चलाया, नेशनल बस्टर रिकवरी प्लान चलाया, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी चलाई, किसने मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आपका डेजर्ट नेशनल पार्क में ब्रीडिंग कंजर्वेशन के लिए ब्रीडिंग फैसिलिटी लॉन्च की थी जैसलमेर में जून 2019 में। तो यहाँ पे जो आपका कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी चलाई गई है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर चला गया राजस्थान गवर्नमेंट की वजह से और द्वारा, और इको फ्रेंडली मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है इनको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए ताकि इनका वो होना हो सके। अगला आर्टिकल हमारा सोडियम आयन बैटरी के बारे में। सोडियम आयन बैटरी पहले क्यों न्यूज में आया? देखिए यूनिवर्सिटी हॉस्टन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डेवलप किया है जिसकी वजह से आप सोडियम आयंस बैटरी का डेवलपमेंट कर सकते हो कॉमर्शियल लेवल पे, यानी कि लार्ज स्केल लेवल पे इनका डेवलपमेंट कर सकते हो। अभी तो हम सिर्फ लिथियम आयन बैटरी ही यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरी का लार्ज स्केल पे आपका यूज होता है, जैसे कि सारी जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, कोई सा भी आपका इंस्ट्रूमेंट, आप लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादातर यूज देखने को मिलता है। ठीक है, मगर अब सोडियम आयन बैटरी का यूज देखने को मिलेगा तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे, क्योंकि एक तरह से अल्टरनेट बताया जा रहा है, लिथियम आयन बेस्ड जो आपकी बैटरी होती है उसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। तो अब इशू क्या था लिथियम आयन बैटरी का? इसे ही चलने देते तो सबसे पहला इशू था एनवायरमेंटल इशू, क्योंकि आपका लिथियम की जो है माइनिंग करनी पड़ती है, और माइनिंग करने से जो लीचिंग होती है, वो जो लीच होता है, लीच मटेरियल होता है, वो आपका नदियों में जा घुल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती है। ये हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है जो रिवर्स में जाकर मिल जाता है, हमने डिस्कस कर लिया, और ये रीयूजेबल नहीं है, इसकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए ये आपका ज़्यादा आपका क्या नाम वो नहीं है,
मतलब एक तरह का अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं स्टडी में क्या बताया। जो आपका ये नोवल इलेक्ट्रोलाइट डेवलप किया गया है, ये आपके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में आपका सॉलिड सल्फर की जो बैटरी की जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, उसकी मदद से इसको आपका ग्रिड लेवल पे एनर्जी स्टोर करने में भी यूज किया जा सकता है। यानी कि इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सकता है, आप ग्रिड लेवल पे भी इसका एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी जो आपके घरों में यूज होगी वो तो अच्छा ही है, घरों में कंज्यूम होगी, और जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी यूज हुई, उसे आप ग्रिड में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी ग्रिड होती है, जिससे हम घरों में एनर्जी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उनको बेच सकते हो, पैसा भी कमाया जा सकता है। ये एनवायरमेंटली सेफ है, बहुत कम कॉस्ट है, यानी कि बहुत सस्ती है, एनर्जी डेंस है, यानी कि एनर्जी डेंस है, कम एरिया में ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, आपकी ये लंबी लाइफ चलती है, इसकी सोलिड स्टेट में ये रहती है, यानी कि सोलिड स्टेट बैटरी है। ठीक है, अब आपकी सोडियम आयन बैटरी की बात कर लेते हैं, क्या होती है। ये रिचार्जेबल बैटरी होगी। ठीक है, सोडियम आयन का इसमें मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू सोडियम आयन का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रोलाइट इसका मीडियम होगा, जिसके अंदर ये आपका मूव करेंगे, जो सोडियम आयन होगी। ठीक है, और इसमें जो कैथोड होगा वो भी सोडियम आयन का बना हुआ होगा। अभी पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कैसे इसकी मैकेनिज्म होगी। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये आपका होगा पॉजिटिव, यानी कि आपका कैथोड हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका एनोड हो गया। ठीक है, ये बीच का इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ से आपका, जब आपकी देखिए यहाँ पे जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी, जब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी बैटरी देखिए अभी चार्ज हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू ये इधर मूव करेंगे एनोड की तरफ, और जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, हम इससे करंट लेंगे, तो आपका ये क्या है, आपकी जो कैथोड है, यानी कि पॉजिटिव करंट है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे। तो जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेंगे, जब आपकी बैटरी चार्ज होगी इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म था आपका। ठीक है, यहाँ पे इसके बेनिफिट जान लेते हैं कि ये चीपर है, बहुत सस्ता है, इसे प्रोड्यूस आसानी से किया जा सकता है, और आपका सोडियम जो है आपका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एबंडेंस मात्रा में, यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में मिलता है, जबकि लिथियम आपका बहुत कम मात्रा में, आपको बहुत कम क्वांटिटी में देखने को मिलता है। ठीक है, इसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी है इसके अंदर, नॉन इन्फ्लेमेबल है, यानी कि नॉन फ्लेमेबल है, इसमें आग नहीं लगेगी, आसानी से इसे कम टेम्परेचर पे भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसका एनर्जी का जो वेट होगा, इसका पर यूनिट वेट होगा बहुत कम होगा, यानी कि लाइट वेट होगी, और ये आपके लार्जर जो अप्लायंसेस होंगे उनमें लार्जर लेवल पे भी इसका यूज किया जा सकता है, जबकि लिथियम आयन बैटरीज का लार्जर अप्लायंसेस में इसका यूज नहीं किया जा सकता, और इसका थर्मल रन अवे नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगी, ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।